नमस्कार तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है मोजो पत्रकार के खास शो इंडियन सुपर लीग पोस्ट मैच एनालिसिस में। मैं हूं आपके साथ पवन कुमार झा। तो जैसा कि आज सुपर संडे में डबल हेडर मुकाबला था और मुकाबले का लेखा जोखा ये रहा कि दोनों मैचेस ड्रॉ रहे। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं। हमारे साथ इंद्रनील घोष जी जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं संजय कुमार बेज। तो आप दोनों का स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर कैसा रहा मुकाबला? सबसे पहले बात करते हैं जमशेदपुर वर्सेस उड़ीसा एफसी की, जो 2-2 से मुकाबला ड्रॉ रहा। लेकिन सर क्या कहना चाहेंगे मैच के बारे में? आज का मैच कैसा लगा सर आपको? सबसे पहले संजय सर आपसे जानना चाहेंगे। उड़ीसा और जमशेदपुर का मैच बहुत ही अच्छा मैच था। दोनों ही टीम जब स्टार्ट की तब दोनों ही टीम काफी अटैकिंग फुटबॉल खेली। फर्स्ट गोल जो हुआ, जो जमशेदपुर की तरफ से जो हुआ, वो एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए था। सॉरी, जो जो गोलकीपर था उसका, जो उसको मतलब जो डील करना चाहिए था वो बॉल, वो फर्स्ट प्लेस में वो डील नहीं किया था, तब जाके वो गोल हुआ। और सेकंड गोल जो सारंगी ने एक मिस किया, सारंगी को वो पास वैसा पास नहीं करना चाहिए था, वैसा वो उसका पासिंग ऐसे साइड में अंदर की तरफ खेला डेंजर जोन में, तो वहां से वो गोल हो गया। तो दोनों ही गोल काफी मतलब डिफेंसिव लैप्स की वजह से हुआ था। एक तो जीके के लैप्स से, जीके को पहला जो बॉल कलेक्ट कर लेना चाहिए था, तब जाके वो बॉल वो पेनल्टी तक वो बात पहुंचती नहीं। बिल्कुल सर, सेकेंड हाफ की बात करें तो जमशेदपुर जिस हिसाब से फर्स्ट हाफ में खेल रही थी और सेकेंड हाफ में जब रहनीश को रेड कार्ड मिला, उसके बाद उड़ीसा एफसी पूरी तरह से अटैक हो गई। उसके बाद से जो 2 गोल किए हैं, खासकर दूसरा गोल जो डिएगो मैरिसियो ने किया था वो शानदार था। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर बताएं इंद्रनील सर। ओके। देखिए, 2 गोल खाने के बाद उड़ीसा एफसी हो या कोई और भी टीम हो, आईएसएल जैसे लेवल पे 2 गोल वापस मारना, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी एक बात हो जाती है। और मैच का टर्निंग पॉइंट, जैसा कि आपने बताया, गोलकीपर को जैसे ही जमशेदपुर के टीवी रनेश को वो रेड कार्ड मिलता है, तो वहीं से गेम चेंजर शुरू हो जाता है। और नो डाउट जो जो दोनों गोल थे, दोनों ही टॉप क्लास गोल थे। और जो द होल क्रेडिट गोज टू दैट स्ट्राइकर। मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे गोल स्कोरर का, जिन्होंने गोल किया है। डाइगो मोरिसियो। तो आउटस्टैंडिंग दोनों गोल थे। और सबसे बड़ी बात ये थी, थोड़ा सा उसमें कई कमेंट्स अभी मुझे दिखे हैं आईएसएल के फेसबुक पेज पे, कि खासकर ये चल रहा था कि टीवी रनेश को जो रेड कार्ड दिया गया, वो बेसिकली रेड कार्ड नहीं होना चाहिए। कंट्रोवर्शियल है ये मुझे, हम लोगों को लगता है, बीइंग एन फुटबॉल कोच एंड एक्सपर्ट, कि इट फ्रॉम रेफरी ऑफिशियल्स टू ऑफिशियल, और यू कैन से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं जो सीनियर कोचेस हैं, कि ये रेड कार्ड नहीं, ये एटलीस्ट येलो कार्ड में इट वाज, मतलब यहीं पर येलो कार्ड होना चाहिए था, रेड कार्ड की जरूरत नहीं थी, ऐसा कहना है जी। इंटेंशनल नहीं था, और रिप्ले से जो देख के लोग बता रहे हैं। तो लेकिन वो उस पॉइंट ऑफ टाइम में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, रेफरी हैज टू डिसाइड एंड टेक द डिसीजन। उसके पास ज्यादा वो नहीं रहता, और उसी समय उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों टीम के प्लेयर्स हावी रहते हैं और प्रेशर बनाते हैं रेफरी के ऊपर। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन, ऑफिशियल्स के ऊपर, खासकर ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो जो भी उस टाइम डिसीजन लिया रेड कार्ड वाला, उसके बाद उड़ीसा एफसी हावी हो गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि 2 गोल से जीत रही टीम को 2-2 से ड्रॉ करना पड़ा, और टीम का पॉइंट्स स्प्लिट हो गया। बिल्कुल आपने सही कही बात। सर अगर हम कंपेयर करें आज के प्रदर्शन की दोनों टीमों की, जो बॉल पासिंग था वो भी बिल्कुल सेम था, 43-57। उसके बाद पासिंग एक्यूरेसी की बात करें तो
जमशेदपुर का 66% था और उड़ीसा का 77% था। और सर कहें कि जो टर्निंग पॉइंट था वही था रहनीश का रेड कार्ड मिलना, जिसके बाद उड़ीसा के प्लेयर्स पूरी तरह से हावी हो गए जमशेदपुर पे और लगातार 2 गोल कर दिए कम अंतर में। सर आपसे बात करेंगे कि आगे क्या चुनौती होने वाली है, खासकर जमशेदपुर के लिए बात करेंगे, क्योंकि दोनों मुकाबले एक तगड़े टीम के साथ होने वाले हैं, एक तो हैदराबाद, दूसरा एटीके। तो क्या आगे की रणनीति होने वाली है जमशेदपुर की? संजय सर आपसे जानना चाहूंगा। जमशेदपुर की रणनीति बहुत स्ट्रेट होगी, क्योंकि ये मैच अभी ड्रॉ हो गया, तो उनको अभी पॉइंट्स की तलाश है। अभी उनको पॉइंट्स खेले तो उनको और अटैक में जाने हैं, तो उनको अपना डिफेंस लाइन को इंटैक्ट रख के अभी अटैकिंग पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से अगर पॉइंट वे फर्दर गंवाते हैं तो काफी मुश्किल हो जाएगी आगे, मतलब चलते हुए काफी मुश्किल हो जाएगी। तो जमशेदपुर को भी और अटैकिंग गेम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से फॉर्मेशन में भी कुछ अगर तब्दीलियां करना चाहते हैं कोच करेंगे, कुछ स्क्वाड को काफी, आज जैसे जमशेदपुर ने 4-3-3 फॉर्मेशन में खेला और 2 बदलाव थे प्लेइंग 11 में, 2 बदलाव लाए थे, और तो उसी हिसाब से आज का जो परफॉर्मेंस था, अदरवाइज सब कुछ सही था। रहनेश का अगर देखा जाए, रहनेश का अगर रेड कार्ड 74th मिनट में जब रेड कार्ड खाया, वो अगर रेड कार्ड अगर नहीं होता तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। तो खैर, बाईगॉन्स भी बाईगॉन्स, अभी आगे के बारे में सोचना है। जमशेदपुर कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी फर्दर पॉइंट फ्रॉम हियर ऑन, सो दे नीड टू बी मोर अटैकिंग इन देयर माइंडसेट, और मेरे ख्याल से टीम को थोड़ा सा शफल करने की भी जरूरत पड़ेगी कोच को। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा का अगला मैच है सर एटीके से और मुंबई से, ये भी दोनों तगड़ी टीम है। तो ऐसे में उड़ीसा की क्या रणनीति होगी, इंद्रनील सर आपसे जानना चाहेंगे। भाई उड़ीसा, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि सारे मोस्ट प्रॉब्ली 9 आउट ऑफ 11 प्लेयर्स, 7 to 8 प्लेयर्स आर वेरी यंग प्लेयर्स, एंड दे आर फास्ट, दे आर क्विक, बट द थिंग ओनली दे हैव लैकिंग इज एक्सपीरियंस। तो लेकिन ये जो 2 गोल मारने के बाद जो एक पॉइंट मिल भी गया है और खाता खुल गया उड़ीसा एफसी का, तो यहाँ से एक्सपीरियंस इनको, यहाँ का मनोबल काफी ऊंचा होगा, और ये और भी ज्यादा जोश के साथ अगले मैच में उतरने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो इन लोगों से जो भी कमियां हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि इट इज ए परफेक्ट टीम और इनसे कोई गलती नहीं हो रही है, उसके ऊपर भी इनके कोच ध्यान देंगे और आने वाले मैचेस में जो भी कमियां हो रही हैं उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो फुल एंटरटेनर है, आज के जो गोल स्कोरर है, उनके ऊपर भी आने वाले मैचेस में ध्यान आएंगे, क्योंकि पूरा फोकस सेकेंड हाफ में उन्होंने दर्शकों का, एक्सपर्ट्स का, कोचेस का और ओपोनेंट टीम भी उन्हीं के ऊपर पूरा फोकस कर रही थी, क्योंकि जैसे ही पहला गोल उन्होंने मारा उसके बाद उनके मूवमेंट्स और उनके कॉन्फिडेंस लेवल में काफी उछाल आया था, और जिसकी वजह से एकदम डाइंग मोमेंट में जब एक्स्ट्रा टाइम चल रहा था, इंजरी टाइम, तो उसमें उन्होंने दूसरा गोल दाग के टीम को एक एक बराबर करा के एक एक अंक दिलाया। बिल्कुल सर, अगर मैजिक मोमेंट की बात करें आज के मैच के, तो आपको कौन सा ऐसा मोमेंट लगा जो लगा कि देख के मजा आ गया? कोई एक खास मोमेंट से दोनों से जानना चाहेंगे। सबसे पहले इंद्रनील। मेरे हिसाब से तो मैजिक मोमेंट वही सेकंड गोल था, एकदम 90 मिनट में। और मैं एक चीज जानना भी चाह रहा था, क्योंकि अभी मेरे साथ हमारे संजय सर भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा ये टीबी रनेश वाला जो रेड कार्ड है उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो टीपी रनेश वाला रेड कार्ड, वो मेरे हिसाब से वो बनता है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स उसने बॉल हैंडलिंग किया था। दो लेकिन जो रिप्ले देख के जो आ रहा था, काफी 3-4 बार ये रिप्ले चला है, और उसके बाद कमेंटेटर्स भी इसमें कुछ खासा मतलब समर्थन में नहीं थे कि ये रेड कार्ड होना चाहिए, बिकॉज एक इंटेंशनल होता है कि जानबूझ के मैंने एकदम गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी पे हो रही है, गोल होने वाला है, तब तो हाथ पकड़ के हाथ से रोक रहे हो या आपने फाउल किया तो रेड कार्ड बनता है। लेकिन ये तो जस्ट बॉक्स के बाहर एक बॉल था जो
जिसको रिप्ले देख के कहा जा सकता है कि इंटेंशनली नहीं था। बस उसी पे एक वाद विवाद है। जस्ट अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। रेफरी का ओपिनियन उनको लगा रेड कार्ड का, और ऐसा नहीं है कि रेड कार्ड दिया तो बहुत गलत हो गया, बिकॉज बेसिकली जो लॉ कहता है, जो नियम कहता है, वो यही कहता है कि अगर हैंडलिंग द बॉल है और इंटेंशन है, इंटेंशनली है, या गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी पे है, तो रेड कार्ड दिया जा सकता है। So that was almost a goal scoring opportunity for the striker, क्योंकि गोलकीपर निकल आया था। दैट वाज 1v1 सिचुएशन था और वहां पे गोलकीपर आ गया था। तो या इट कैन बी ऑलवेज कॉल्ड दैट वेदर द बॉल वाज आउटसाइड द पेनल्टी एरिया नॉट, वो एक विवाद वाली बात हो सकती है। अदरवाइज बॉल एकदम जो लाइन थी एकदम लाइन के बाहर थी, जस्ट मेरे ख्याल से थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकला हुआ था, और वो सिचुएशन 1v1 सिचुएशन था और वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी था बिकॉज द प्लेयर वाज रनिंग टुवर्ड्स द गोल। सो इन दैट केस द रेफरी, मेरे ख्याल से उसका जो डिसीजन था वो सही था, वो रेड कार्ड ही होना हाँ, चाहिए उस था। पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डिसीजन होता, अगर कोई और भी होता, तो मेरे ख्याल से जो प्रेशर रहता है और जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू कैन से क्विक डिसीजन लेना होता है, आपके पास ज्यादा सेकंड नहीं रहते, मैक्स 10 to 15 सेकंड्स रहते हैं। और अभी हम लोग के आईएसएल में वीएआर नहीं चल रहा है। जो एग्जैक्टली 2018 रशिया के फीफा वर्ल्ड कप में हुआ, वीडियो असिस्टेंट रेफरी, वीएआर का नया सिस्टम आया था, तो वो हमारा नहीं चल रहा है। बहुत ज्यादा अगर डाउट है तो एक असिस्टेंट रेफरी से विचार विमर्श कर सकता है, जो उन्होंने किया भी था। लेकिन वही फाइनली जब रेड कार्ड आया तो इट वाज मेरे लिए भी, मतलब पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए भी थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि वैसा मूवमेंट नहीं लगा रिप्ले देखने के बाद। ऐसा नहीं लगा कि एकदम वो था। लेकिन एनीवे इट्स अ डिफरेंस ऑफ, अगर रेड कार्ड दे दिया तो मेरा प्रेडिक्शन भी सही कर दिया। बात वही है कि वी हाँ, हैव द लग्जरी ऑफ स्लो मोशन, वी हैव द लग्जरी ऑफ स्लो मोशन, वी कैन सी दैट टाइम एंड अगेन एंड देन वी नॉर्मली मेक आवर डिसीजन और जजमेंट, बट रेफरी डजंट हैव दैट लग्जरी। रेफरी नीड्स टू टेक डिसीजन। तो हालांकि उसने जो असिस्टेंट रेफरीज थे उससे वार्तालाप किया था, उससे सलाह मशवरा करके ही वो डिसीजन दिया था। तो इन ए वे दैट वाज करेक्ट डिसीजन। बिल्कुल। तो किस टाइम अंत में ये मुकाबला ड्रॉ रहा 2-2 से, और सबसे वही टर्निंग पॉइंट था, जैसे सब हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात पे। दूसरा मैच सर आज, क्योंकि डबल हेडेड मुकाबला था, तो दूसरा मुकाबला जो था वो चेन्नई एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर्स। मुकाबले में मजा आ गया सर। मुकाबला ड्रॉ रहा 0-0 से, लेकिन कुछ एक प्लेयर है, इंडियन प्लेयर, खासकर हम जब बात करते हैं आईएसएल में तो इंडियन प्लेयर्स पे हम चर्चा करते हैं कि इंडियन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो आज एक जो हीरो ऑफ द मैच भी रहे, अल्बिनो गोमेज, क्या कहेंगे सर इनके बारे में? मैं बोलूं? जी। या गोमेज, टू स्टार्ट विथ ही वाज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट। अगर आपने देखा है शुरू शुरू में ही मेड मेस ऑफ ऑल द ग्राउंड बॉल्स, his feet was not moving at all. Twice or thrice I think he got the ball and then he was trying to dribble past the attacker and everything, पूरा दम मतलब गड़बड़ हो रहा था उसके लिए। कॉन्फिडेंस लेवल काफी डाउन हो गए थे और उस समय गोल भी होने के चांसेस थे। जो इसके जो चेन्नई के जो स्ट्राइकर, उसका नाम क्या है चेन्नई का स्ट्राइकर, इस्मा एक बार ऑलमोस्ट मिल गया था उसको बॉल, जो बैक पास किया था गोलकीपर को और गोलकीपर ने बॉल ट्रैप करने की कोशिश किया था। उस समय इस्मा क्लोज कर रहा था, प्रेस कर रहा था हार्ड, तो वो एक चांसेस मिस और एक चांसेस मिला था वैसे ही सिमिलरली। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी डाउन हो गया था, बट फिर भी उसने गेम में वो मतलब बना रहा और लास्ट में ऐसे ऐसे सेव कर दिए, तो उसका बॉडी लैंग्वेज और उसके बाद पेनल्टी भी सेव कर दिया, सिल्वेस्टर का पेनल्टी था। So overall, he made up, ultimately he made up all the mistakes that was committed by him in the initial phase. उसने मेकअप कर लिया बाद में, अल्टीमेटली उसने मेकअप कर लिया। अदरवाइज उसका गेम शुरू में और एक जो रोहित ने शॉट लिया था, नहीं वो रोहित ने नहीं, सॉरी वो तो विशाल कैत वाला, इनिशियली जो एक जो बॉल शूटिंग किया था इसने, शायद प्लेयर का नाम क्या है मैं भूल जा रहा हूँ प्लेयर का नाम, एक शूटिंग बहुत अच्छा सेव भी किया था उसने। तो शुरू में जो उसने जो गलतियां की थी वो उसने मेकअप कर लिया बाद में, तो उसका परफॉर्मेंस वाकई टीम के मोरल के लिए बूस्ट काफी हद तक किया था। बिल्कुल।
सर चेन्नई, आपसे इंद्रनील सर जानना चाहेंगे कि चेन्नई के लिए एक अच्छा मौका था पेनल्टी के रूप में, लेकिन उन्होंने गवा दिया, क्या कहेंगे सर? चेन्नई को कई मौके मिले, पेनल्टी तो एकदम समझ लीजिए सोने पे सुहागा था, आराम से इसको जी इजीली कन्वर्ट किया जा सकता था। और आई वाज थिंकिंग कि उस टाइम हमारे इंडियन टीम के मिडफील्डर और बहुत ही आईएसएल में जो सबसे पहला इंडिया गोल करने वाले अनिरुद्ध थापा को शायद मिलता, तो हम यही सोच रहे थे शायद उसको मिलेगा मारने को उनको, लेकिन उनको नहीं मिला। और जज जज भी काफी अच्छा किया गोलकीपर ने, वो पहले बॉडी टॉस दिया, दाएं बाएं थोड़ा सा किया, फिर उसने जज भी कर लिया। और ओवरऑल एक जो पूरे 3 अंक इजीली चेन्नई ले जा सकती थी, उस पे पूरा पानी फिर गया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और ड्रॉ से मुकाबला खत्म हुआ। सर लास्ट में केरला ब्लास्टर्स के लिए एक झटका कहूंगा मैं कि शीडो जो थे, जो उनके बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं केरला ब्लास्टर्स के लिए, उनकी इंजरी कितनी भारी पड़ने वाली है आगे के मैच के लिए केरला? संजय सर, आपसे जानना। बहुत बहुत, क्योंकि वो बेसिकली जो बॉल बनाते, डिस्ट्रीब्यूट करते, ऑर्गेनाइज करते वहाँ पे मिडफील्ड में, तो उसका एब्सेंस टीम को काफी हद तक खलेगी। तो ऐसे प्लेयर्स को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है, तो डेफिनेटली उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये टीम को। पर डेफिनेटली कोचेस के पास प्लान बी हमेशा मौजूद रहता है, उसके साथ अकॉर्डिंगली वे लोग काम करेंगे। बट डेफिनेटली अगर एक प्लेयर सीडो के लेवल का जो प्लेयर है, उसके लेवल के प्लेयर अगर मिस करता है टीम को, डेफिनेटली टीम को सफर करना पड़ता है। तो जितना भी आप इंडियन प्लेयर है, जो भी दूसरा प्लेयर अगर लगा, क्योंकि ये प्लेयर फर्स्ट लेवल प्लेयर है, तो फर्स्ट लेवल प्लेयर का सब्स्टिट्यूट डेफिनेटली उतना उस लेवल पे नहीं होगा। तो इसका जो है लेवल ऑफ गेम, इसका जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, काफी काफी अच्छा, टेक्निकली काफी साउंड है, और ऐसे प्लेयर्स को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल पड़ेगा कोच के बिल्कुल, लिए। और कोचेस भी परेशान हो रहे थे क्योंकि आज केरला ने अपने 5 प्लेयर को चेंज किया इंजरी के कारण, तो आने वाले टाइम पे केरला के लिए शायद भारी पड़ सकता है। क्या कहेंगे सर आप? फिर से एक बार रिपीट करिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। मैं कह रहा हूं कि लगातार केरला के प्लेयर्स इंजर्ड होते जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कितना भारी पड़ सकता है। आज भी 5 प्लेयर बदले गए हैं। देखिए, इंजरी तो ऐसी है कि वो अनएक्सपेक्टेड है, वो कभी भी किसी को भी लग सकता है। और जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, और आपको ये साल मालूम भी था कि नंबर ऑफ टीम्स जो है, पार्टिसिपेटिंग टीम्स, वो भी बढ़ गई हैं। तो एक एक टीम्स को अभी इस साल 20 मैचेस खेलने हैं। तो जब इतना लंबा टूर्नामेंट का, लीग का पीरियड चलेगा, तो उस हिसाब से आपको आपकी बेंच लाइन भी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज लंबी रखनी पड़ेगी, और हर टीम को वो करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि जब आप आईएसएल जैसे स्टैंडर्ड पे आएंगे तो ज्यादा कुछ इसमें इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि फर्स्ट 11 होता है, लेकिन फिर भी जो बेंच लाइन के खिलाड़ी हैं उसमें ऐसा नहीं है कि 17-20 का डिफरेंस हो। 19-20, 19.5 ऐसा माना जाता है कि रहेगा। फर्क यही रहता है कि जो फर्स्ट 11 रहते हैं वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं मैच खेलते खेलते, और जो बेंच लाइन में रहते हैं, जब तक उनको मौका नहीं मिलता तो उनको अपना एक्सपीरियंस लेवल और अपना खेल दिखाने का मौका नहीं मिल पाता लोगों को। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ खास चेंजेस, वो दिक्कत आनी चाहिए। कोई भी टीम हो, आईएसएल एक टॉप क्लास इंडियन फुटबॉल का टूर्नामेंट है। सो इनके पास 30-35 ऑड प्लेयर्स रहते हैं, तो दे हैव गॉट देयर ऑप्शंस। The best person, not only there is a coach, there are assistant coaches, goalkeeper coaches, they all have the team officials, so they will discuss and get the things back to their बिल्कुल hunt. Let's hope for the best. बिल्कुल, आपने सही कहा, होप ही कर सकते हैं हम। बाकी तो ये अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, ये हम निर्धारित नहीं करते। सर चेन्नई ने आज जो गलती की है, क्या रणनीति होने वाली है अगले मैच में? खासकर कोचेस के लिए कितनी परेशानी होने वाली है, प्लेयर्स को क्या रणनीति बनानी चाहिए आगे की, ये जानना चाहते संजय सर। चेन्नई बेसिकली 4-4-2 फॉर्मेशन अडॉप्ट की थी आज, और जो बीच में जो 4 था वो डायमंड शेप में खेल रही थी। पीछे नंबर 22 था, और आप आगे नंबर 10 था, मतलब कैरेसेलो,
जो उसका नाम है प्लेयर का, हम्म, और पीछे, हाँ, और राइट में थापा था, अनुरुद्ध थापा। तो थापा और लेफ्ट में चांगटे। तो ये फॉर्मेशन था, डायमंड फॉर्मेशन में खेल रहे थे। हालांकि जो स्टार्ट हुआ था चेन्नई का वो बहुत ही तगड़ा स्टार्ट हुआ था। अगर आप देखोगे ड्रिंक्स ब्रेक तक केरला वाज नॉट इन द पिक्चर एट ऑल, नो वेयर टू बी सीन। बिल्कुल बिल्कुल बट हाँ, एकदम तक चेन्नई पूरा हावी था पूरा केरला के ऊपर। थिंग्स स्टार्टेड मूविंग अहेड फ्रॉम द ड्रिंक्स ब्रेक ओनली फॉर केरला। केरला के लिए ड्रिंक्स ब्रेक से ही चेंज हुआ, पासा पलटा। पर चेन्नई का जो फॉर्मेशन था वो बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन था, और अकॉर्डिंगली गेम प्लान थी उन लोगों की, गेम प्लान के हिसाब से वे लोग खेल रहे थे। नंबर 10 जो था उन लोग का, वो थोड़ा जो स्ट्राइकर थे उन लोग के, इस्मा और सिल्वेस्टर, उसके पीछे थोड़ा थे, जो पॉइंट था वो उसके पीछे थे, और रोटेशन काफी हो रही थी मिडफील्ड में। तो गेम प्लान एकदम बहुत अच्छा पासिंग गेम हो रहा था, और चांसेस भी कई मिले। चांगटे को भी एक मिल गया था, इनसाइड कट करके उसको वहां पे शॉट नहीं किया, वो बॉल फिर वापस थापा के पास चला गया, थापा ने मार दिया, गोल पोस्ट के साइड से निकल गया। तो काफी चांसेस मिले थे। और आईएसएल जैसे मुकाबले में अगर आप इतना चांसेस अगर गवाओगे, इफ यू कीप ऑन मिसिंग दीज मेनी चांसेस, देन डेफिनेटली इज गोइंग टू कम एंड हॉन्ट यू टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द गेम, एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड। चेन्नई को पेनल्टी भी मिला, पेनल्टी भी मिस किया। तो दीज आर द थिंग्स विच द कोच नीड टू एड्रेस। और जो सेकेंड हाफ में जो चेन्नई की टीम, केरला थोड़ा सा और हावी हो गया मुझको लगा, क्योंकि केरला ने या जैसे जैसे गेम बढ़ा, केरला को थोड़ा माइंडसेट में थोड़ा चेंजेस लगा मुझको, केरला के प्लेयर को। उनको लगा कि नहीं, हम लोग भी खेल सकते हैं। और केरला का जो ये प्लेयर था नंबर 16, इंडियन प्लेयर नोंगडम्बा, he was very good today. On this particular day he was extremely good. His performance was really good. नॉरेम ने काफी सारे जो माइनस किए, उसकी ड्रिबलिंग क्वालिटी तो ऐसे ही है, ड्रिबलिंग क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। तो नॉरेम का गेम भी मुझको काफी अच्छा लगा, एज ए इंडियन प्लेयर ही स्टूड आउट। और रोहित कुमार भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। फिर जो डिफेंडर्स थे इसके, कोन ने पूरा डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन को पूरा एकदम संभाल के रखा हुआ था। जो बैक फोर थी इनकी, बैक फोर को पूरा कोन का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था आज। तो ओवरऑल चेन्नई को उतना डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। पॉइंट नहीं मिला वो अलग बात है, पर चेन्नई का गेम बहुत अच्छा था। और मेरे ख्याल से कोच बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। जो जो कमियां हैं, जो अटैकिंग थर्ड में जो फिनिश करने की जो वो चीज है, वो फिनिशिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अटैकिंग थर्ड तक जा रहे हो पर फिनिश नहीं कर पा रहे, और वो भी 6 यार्ड बॉक्स के वहां से। तो उस चीज पे ध्यान देनी होगी, थोड़ा सा फिनिशिंग के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आई थिंक चेन्नई हैज प्लेड सुपरबली टुडे। बिल्कुल सर, केरला ब्लास्टर्स चेन्नई के बीच जो पिछला मुकाबला हुआ था, जिसमें 6 गोल खाए थे केरला ब्लास्टर्स ने, तो आज एक अच्छा मौका था, लेकिन वो मौका भी गवा दिया केरला ब्लास्टर ने। अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है केरला ने आईएसएल में। क्या प्लानिंग होने वाली है सर? इंद्रनील सर, आपसे जानना चाहें आगे के मैचों के। केरला ब्लास्टर्स का जो पास परफॉर्मेंस रहा है आईएसएल में, वो काफी अच्छा रहा है। और उनकी टीम में पिछले 2-3 सीजन पहले भी काफी अच्छे सेट ऑफ प्लेयर्स थे, और जो नामी प्लेयर्स थे। बट इस साल केरला ब्लास्टर्स के पास प्लेयर्स तो हैं, लेकिन अभी तक टीम में वो बात नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से लगे कि मैच एक तरफा जा रहा हो, या केरला ब्लास्टर्स को ज्यादा मिल रहे हो। तो ओवरऑल अगर कहें कि केरला ब्लास्टर्स को, मैंने पहले भी कहा था टीम्स के प्लेयर्स के नाम देखते हुए कि ये मोस्ट प्रोबेबली केरला ब्लास्टर्स डोमिनेट तो नहीं करेगी। चेन्नई एफसी के प्लेयर्स ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के लग रहे थे, क्योंकि उनमें नाम में खिलाड़ियों के नाम ऐसे हैं जो काफी एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं। तो अब आने वाले समय में केरला ब्लास्टर्स को बस यही चाहिए कि एटलीस्ट गेम लूज ना हो। ड्रॉ और जीत तो सभी टीम चाहती है कि कम से कम जीतें। तो लेट्स होप कि आने वाले समय में थोड़ा सा गेम सभी का इंप्रूव होगा, क्योंकि जहां 2 या 3 मैच हो जाएंगे, और जब पॉइंट्स टेबल में सभी के अंक आ जाते हैं, 3-4 मैच के बाद सारे कोचेस का और सारी टीम्स का टेंशन शुरू हो जाता है, जो खासकर जो 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 तीसरे चौथे पायदान के बाद है। बिकॉज
अगर आप 2 लूज कर रहे हो, 1 ड्रॉ कर रहे हो, या 2 ड्रॉ कर रहे हो, 1 लूज कर रहे हो और अभी तक खाता नहीं खोल पाए हो, तो ये चिंताजनक बात हो जाती है टीम्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि केरला अपना खाता खोल पाती है या अभी भी उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो आज का लेखा जोखा यही रहा, दोनों मैचेस ड्रॉ रहे। सुपर संडे का आज डबल हेडर मुकाबला था, तो दोनों ड्रॉ पे खत्म हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमसे जुड़ने के लिए। हम फिर से कल हाजिर होंगे प्री मैच एनालिसिस लेकर। फिर से एक्सपर्ट हमसे जुड़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट। गुड नाइट। तो आज का मुकाबला रहा ड्रॉ। तो आज का शो यहीं पे खत्म करते हैं। अब फिर कल हाजिर होंगे हम लेकर प्री मैच एनालिसिस और पोस्ट मैच एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे कल शाम को होने वाले मैचेस के बारे में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।